Friends, today we'll continue with the Bohr model. Before this model, we discussed about the Rutherford model of atom, but in the Rutherford model, there were some limitations. So Rutherford model was not able to explain the stability of atom. He was also not able to explain the distribution of electron around the nucleus. Rutherford ये भी explain नहीं कर सका था कि first of all कि एटम स्टेबल कैसे है, क्योंकि जब रदरफोर्ड का मॉडल डेवलप हुआ तो उसके बाद साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया मैक्सवेल ने, उसने ये कहा था कि अगर कोई भी अपोजिटली चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन ही है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो जैसे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी कोई अपोजिटली चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो लगातार उसकी एनर्जी कम होते चले जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ घूमेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी। रेडिएशंस का मतलब क्या होता है? एनर्जी की फॉर्म। तो मींस लगातार ये एनर्जी लूज करेगा, रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी तो एनर्जी लगातार लूज करेगा, एंड लूज करने से इसका पाथ लगातार छोटा होता रहेगा और एक टाइम जाकर के ये न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। और ये बहुत ही मिली सेकेंड्स में, बहुत कम टाइम मिली सेकेंड्स में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है। तो इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका था कि एटम तो स्टेबल है, बट अगर वहां पर लेते हैं मैक्सवेल की थ्योरी, उसने इस पॉइंट को फेल कर दिया। रदरफोर्ड का मॉडल इस वजह से फेल हुआ क्योंकि वो अब मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर सका था। सेकेंड थिंग, फिर उसने क्या कहा कि जो आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स, उसने कहा कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ये कहाँ प्रेजेंट हैं, किस तरीके से प्रेजेंट हैं, क्या इनका नंबर है, इस रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एंड इन द लास्ट, अब ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उस समय भी लिखा था नोट्स में, बट उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था बिकॉज एट दैट टाइम यू वर नॉट अवेयर अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो हमने लास्ट वीडियो में ही एटॉमिक स्पेक्ट्रम किया और वहां पर हमने क्या डिस्कस किया कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम था वो डिसकंटिन्यूड था। कल हमने किया है लास्ट वीडियो में ही कि जब आप प्रिज्म में से एटॉम मींस कैथोड रे ट्यूब से या डिस्चार्ज ट्यूब से लाइट निकलती है, उसे प्रिज्म से पास करो तो आपको वेरियस कलर की लाइन दिखेगी, बट बीच में क्या था? ब्लैक स्पेस। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ रेड कलर, फिर रेड कलर से मर्ज होता हुआ येलो, येलो से मर्ज ब्लू, ऐसा नहीं हुआ। सभी कलर अलग अलग लाइंस में थे, बीच में स्पेस था। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को लाइन या डिसकंटिन्यूड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एंड रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस स्पेक्ट्रम, क्योंकि अगर रदरफोर्ड की थ्योरी प्लस जो मैक्सवेल की थ्योरी थी, दोनों को मिलाया जाए तो फिर वहां पर आना ही चाहिए था कि रदरफोर्ड ने जो कहा था उसके मुताबिक आपका जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूड बनना चाहिए था। मींस एक कलर दूसरे कलर में मर्ज होने चाहिए थे, क्योंकि रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इन ए सर्कुलर पाथ और लगातार अपनी एनर्जी अगर लूज कर रहे हैं तो वो एक कंटिन्यूस मैनर में लूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अचानक ही सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी लूज कर दी, आराम से बिल्कुल एक सीक्वेंस में बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में लूज कर रहे हैं। अगर इस तरीके से अपनी एनर्जी को लूज करें तो स्पेक्ट्रम का कंटिन्यूस बनना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इन सब चीजों को सॉल्व किया बोहर ने। That's why Bohr model was quite successful. Although लास्ट में इसमें भी कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, बट फिर भी स्टिल काफी हद तक, एक लार्ज एक्सटेंट तक ये मॉडल सक्सेसफुल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं व्हाट इज बोहर मॉडल, क्या इसकी सक्सेसफुल की पॉइंट्स हैं एंड द पॉइंट्स वेयर इट वाज लिमिटेड टू। तो फर्स्ट इज, इसने क्या कहा, ये पॉइंट तो इसने रदरफोर्ड से ही लिया, जो रदरफोर्ड ने कहा था कि सेंटर में न्यूक्लियस। तो इसने भी कहा कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में, वेल डिफाइंड मींस बिल्कुल रेगुलर मैनर में है, एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व अराउंड करते हैं। और अब देखो इसने उस पॉइंट को कैसे सही किया, स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया। इसने एक्सप्लेन ऐसे किया स्टेबिलिटी को कि इलेक्ट्रॉन जब तक
इस सर्कुलर पाथ में रहेगा, ना तो ये एनर्जी को लूज करेगा और ना ही गेन करेगा। और हर सर्कुलर पाथ की अपनी एनर्जी होगी और इस सर्कुलर पाथ को उसने नाम दिया ऑर्बिट। तो उसने क्या, बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in a well defined energy path which are known as orbit, and the electron will have the same energy up until it will remain in the same orbit. Its energy will not change if it is in the same orbit. जब तक ऑर्बिट में रहेगा इसकी एनर्जी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा सेम रहेगी। अब एक ऑर्बिट ये हो गया, एक ऑर्बिट ये हो गया, ठीक। तो इसमें जब तक यहाँ रहेगा इलेक्ट्रॉन, ना तो उसकी एनर्जी लूज होगी ना ही गेन होगी, ऐसे यहाँ ऐसे ही यहाँ। तो इसने इस तरीके से स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया और फिर ये भी कहा कि हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी है और एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला भी दिया है उसने। आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि क्या फॉर्मूला है। उसने एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला भी दिया हुआ था। क्या एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला दिया था? E n का मतलब कि जिस ऑर्बिट की निकालनी है 1 2 3 4, En is equal to minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 divided by n square। n square का मतलब जिस ऑर्बिट को निकालनी है उसको n की वैल्यू निकाल देनी है। मान लो आपने एनर्जी निकालनी है थर्ड ऑर्बिट की, तो कैसे निकलेगी? माइनस 2.18 into 10 raised to power minus 18 divided by 3 square means 9। तो आप इसको 9 से डिवाइड कर दो, थर्ड ऑर्बिट निकल जाएगी। हर ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग होगी, ये इसने बोहर ने एक्सप्लेन कर दिया। और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। अब जरा यहाँ ध्यान दो, यहाँ मैंने पहली चीज तो नेगेटिव लिया है, ठीक है। ये नेगेटिव क्यों लिया मैं पूरा इसको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन एटम के कांटेक्ट में नहीं है, मींस एटम से दूर है, मींस इस न्यूक्लियस के इफेक्ट में नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम जीरो काउंट करेंगे। इट्स एनर्जी इज जीरो और ये इसकी सबसे मैक्सिमम एनर्जी है। जीरो इज द मैक्सिमम एनर्जी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक आएगा इसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। कम क्यों होगी वो समझना इसको। आप देखो कैसे, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है और वो क्या कर रहा है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो मान लो आप फ्रीली घूम रहे हो और कोई आपको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दे, तो क्या होगा? आपकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल आपकी एनर्जी जीरो है और वो सफिशिएंट है आपके लिए, बट कोई आपको अपनी तरफ खींचे तो आप उस फोर्स से या उस वेलोसिटी से उसके चारों तरफ नहीं घूम सकते, क्योंकि खींच रहा है आपको अपनी तरफ। आपकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम होती रहेगी। ऐसे ही जितना इसके नजदीक जाएंगे ये इसको खींचेगा, एनर्जी कम होती चली जाएगी। अब जैसे दूर जाओगे, देखो यहाँ पर क्या हुआ, जितना दूर जाओगे तो ये क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जीरो बन जाएगी जब ये फ्री हो जाएगा इससे। तो जितना नजदीक जाओगे एनर्जी क्या है इसकी कम होती जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी विल डिक्रीज एज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एज इट अप्रोचेस टू द न्यूक्लियस। और फर्स्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो सबसे कम होगी, सेकंड शेल की ओर बढ़ेगी, फिर वो क्योंकि देखो जैसे जैसे जाओगे नेगेटिव वाला जो पॉइंट है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। उसको डिक्रीज करते जाएंगे और नेगेटिव कम 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 होता रहेगा। यहाँ मैक्सिमम नेगेटिव होगा, कितना नेगेटिव मैक्सिमम? माइनस 2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18। अगर आप फर्स्ट सेल में लोगे तो ये जाएगा, तो फर्स्ट सेल की एनर्जी है माइनस 2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18। ये सबसे बिल्कुल सबसे कम है। और फिर आगे चलते जाओगे, बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते, क्योंकि नेगेटिव वाला पॉइंट साइन कम होता रहेगा। नीचे आप डिवाइड करोगे तो नेगेटिव वाला साइन कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आपको समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, वैसे तो जीरो है, लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस के इफेक्ट में आया वो डिक्रीज होती चली गई। और उसके लिए बोहर ने फॉर्मूला दिया और आप हर एक ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हो। ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, तो पहली चीज तो उसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। सेकंड थिंग उसने एक्सप्लेन किया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसने कहा कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 8 होते हैं, थर्ड शेल में 18 होते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला दिया 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। जैसे
फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो इसने ये फॉर्मूला दिया एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2n स्क्वायर। तो इसने यहाँ से जो एक रदरफोर्ड का पॉइंट था कि दैट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी इसने यहाँ पर इसको वेल प्रूव कर दिया और एक तरीके से बता दिया कि किस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, कहां-कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। फिर रदरफोर्ड जो एक चीज और एक्सप्लेन नहीं कर सका था वो क्या था कि स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूड कैसे है। रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग कि रदरफोर्ड का मॉडल डिसकंटिन्यूड कैसे है, और वो समझाया बोहर ने। बोहर ने क्या कहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, और जिस पाथ में घूम रहे हैं उसका नाम ऑर्बिट है, और हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स एनर्जी है। अब देखो जरा ध्यान समझना, जैसे आपने सनलाइट दी तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंचा, फिर वापस यहां आया, बीच में नहीं रहा यहां पर, यहां से यहां। अब इस मान लो, इसको थोड़ा से ले लो, एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है, इसकी एनर्जी मान लो 10 है, इसकी एनर्जी मान लो 20 है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके गया और फिर वापस यहां से यहां आएगा, तो कितना चेंज आया एनर्जी में, 10। मींस यहां से यहां गया 10 इंक्रीज हो गई, यहां से यहां आया 10 डिक्रीज हो गई, तो एनर्जी में कितना चेंज आया, 10। और इसी एनर्जी के बेसिस पर ही तो देखो पीछे जो वापस आएगा, इस तरह समझना इसको। जब ये वापस आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, वेव की फॉर्म में आएगा। अब वेव की फॉर्म में अगर आने वाला है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू, कितनी एनर्जी थी उसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी बनेगी, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है, E इज इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि न्यू का मतलब क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा भी होता है। तो आपने इसकी वेवलेंथ निकाल ली, ठीक है। अब कितनी वेवलेंथ निकलेगी वो इस पे डिपेंड कर रहा है एनर्जी पे। एनर्जी क्या है, इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस वो 10 है। अगले के बीच में मान लो एक और ऑर्बिट है ये वाला, यहां से यहां 10 से 40 है, तो ये डिफरेंस 40 का यहाँ अलग कलर बनेगा। तो यहाँ ये रीजन रहा है इसके ऑर्बिट के डिसकंटिन्यू होने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट हो रहे हैं और दोबारा से जंप बैक कर रहे हैं, तो उन एक फिक्स पॉइंट पे जा रहे हैं, ऐसा एक फिक्स लेवल पे जा रहे हैं और फिक्स लेवल से वापस आ रहे हैं। इनके बीच में ऐसा नहीं है कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से गया फिर यहां आ गया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां है ना, डायरेक्टली यहां से यहां पहुंचा। ये जो चेंज है एनर्जी का, इसकी वजह से आपका जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा बना हुआ है, डिसकंटिन्यूड, की इलेक्ट्रॉन यहां आया और यहां आया। तो देखो जरा ध्यान देना, जैसे मैं इसको थोड़ा और इजीली एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम बना है आपका डिसकंटिन्यूड, एक लाइन रेड कलर की यहां है, येलो कलर की यहां है, ब्लू की यहां है, ठीक। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए इसके रिगार्डिंग ये लाइन बन गई। ऐसे ही जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए, जितने भी इलेक्ट्रॉन ये चले ये वाले, इन सब के रिगार्डिंग ये लाइन बन गई, ठीक। तो इस तरीके ऐसे ही मान लो ये वाले चले, सबके सब जितने इलेक्ट्रॉन आए उसके रिगार्डिंग ये लाइन बन गई, और बीच में क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां बिल्कुल नहीं आए, इसकी वजह से क्या आ गया, यहां पर ब्लैक स्पेस आ गया। मींस क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रुके ही नहीं, एनर्जी का चेंज यहां से यहां हुआ है, यहां से यहां। तो इन्होंने बोहर ने उस एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये रीजन है एटॉमिक स्पेक्ट्रम के डिसकंटिन्यूड होने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डिस्क्रीट एनर्जी पाथ में मूव कर रहे हैं। डिस्क्रीट मींस इनकी एनर्जी बिल्कुल अलग अलग हो, बिल्कुल रेगुलर मैनर में नहीं है। जैसे आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो, 1 स्टेयर, 2nd, 3rd, 4th, ऐसा नहीं कि बीच में जाकर खड़े हो गए आप, ऐसा नहीं होगा, एक फिक्स में चलोगे आप इंटरवल में, ठीक। यहाँ पर इसने डिसकंटिन्यूड एटम को इसको भी डिस्कस करते हैं, एटॉमिक कैसे स्पेक्ट्रम है इसको भी यहाँ पर उसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। और आप अब ये भी निकाल सकते हो कि किस दो ऑर्बिट के बीच में कितना डिफरेंस है एनर्जी का, जैसे कि आपके पास फॉर्मूला है इतना इसके बीच में, ठीक। इसके साथ साथ
बोहर ने बहुत आगे और भी बहुत ज़्यादा उसने इस पे काम किया और बहुत सी चीज़ें डिस्कवर की जो इसके सक्सेसफुल होने का पॉइंट है। इसने यहाँ पर एक चीज और डिस्कवर की कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स किस पाथ में रहेंगे और जिस पाथ में रहेंगे तो वहां उनकी क्या वेलोसिटी होगी या क्या उनका मोमेंटम होगा, उसके लिए भी फॉर्मूला दिया। उसने क्या कहा, mvr इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2 पाई। इसका मतलब क्या कहा उसने कि जैसे ये मान लो m की वैल्यू है 1, तो यहां 1 लगा दोगे। m क्या होगा, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी, आप निकाल सकते हो वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको मिल सकती है या रेडियस मिल सकती है, इनमें से एक चीज मिलेगी आपको। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.626 into 10 raised to power minus 34 है, पाई की वैल्यू 3.14 होती ही है। n कौन सा ऑर्बिट निकालना है आप, उसका mvr का मतलब क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। तो उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होगा वो उसके एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करेगा, या फिर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उसी के अकॉर्डिंगली उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। सो मींस अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की मर्जी है वो कभी यहां घूम ले कभी यहां घूम ले ना, उसके लिए एक फिक्स पाथ है। और ये पाथ क्यों है कि उसका एक अपना एंगुलर मोमेंटम है। तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी पाथ में या एक फिक्स ऑर्बिट में ही स्टे करने वाला है ड्यू टू इट्स एंगुलर मोमेंटम। जिसके एंगुलर मोमेंटम का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा वही अपने उस ऑर्बिट में स्टे करेगा। तो उसने क्या कहा, बोहर मॉडल में बोहर ने क्या कहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज n into h upon 2 पाई, n into h upon 2 पाई। अगर मान लो आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम थर्ड ऑर्बिट का, तो आपको यहाँ n की वैल्यू 3 लगानी पड़ेगी, h पता ही है और पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14, h की वैल्यू 6.626 into 10 raised to power 34, आपको उसका एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। या फिर पता हो आपको कि इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना है, तो आप पता लगा सकते हो कि वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर आप ये कहो कि मान जस्ट एग्जांपल के लिए इसका एंगुलर मोमेंटम 30 है, इसका एंगुलर मोमेंटम 40 है, आप कहो कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका एंगुलर मोमेंटम 35 है, वो कहां एडजस्ट करेगा, कहीं एडजस्ट नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल 35 एंगुलर मोमेंटम के लिए जो वैल्यू n की आएगी वो ना तो जो आनी चाहिए यहाँ के हिसाब से वो नहीं आएगी, तो ये वाला आपका इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे उन पाथ में जिनका एंगुलर मोमेंटम उनसे वहां पर रिलेट करेगा। ठीक, और लास्ट चीज जो बोहर ने बताई थी, बोहर ने यहाँ पर एटम के रेडियस मींस ऑर्बिट्स के रेडियस तक बता दिया कि किस ऑर्बिट का कितना रेडियस होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग उसने फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू ए नोट। ए नोट एक कांस्टेंट है, आपको नहीं करना है कि कैसे आया, बहुत लंबी कहानी है इसके लिए, बहुत ज्यादा लंबी डेरिवेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हैं और वहां पर भी आपको जो कंपटीशन में भी यही काम आएगा। ए नॉट इंटू एन स्केयर अपॉन जेड। अब देखो जरा समझो, एन देखो ए नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 53 पिकोमीटर। पिको मतलब 10 रेज़ टू पावर -12, तो इसको आप लिख सकते हो 53 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, मर्जी आपकी है। अगर सेंटीमीटर लिखना है तो 53 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 सेंटीमीटर या फिर 53 पिकोमीटर, ये वैल्यू ए नोट की है। इनटू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का मतलब है कि कौन सा ऑर्बिट है। देखो जरा ध्यान दो, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, कम इसका साइज होगा, सेकंड फालतू, थर्ड फालतू, फोर्थ उससे ज्यादा, इसीलिए यहाँ एन ऊपर लगाया है, इसे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो सेकंड के लिए 4 से डिवाइड बाय जेड। अब जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 ही है, तो बस अगर आपको निकालना है हाइड्रोजन के ऑर्बिट का तो बस 53 इंटू सेकंड के लिए 2 स्क्वायर, 3 के लिए 3 स्क्वायर, फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4 स्क्वायर, 53 इंटू 4 स्क्वायर मींस 16, तो 53 इंटू 16 कर दोगे उतने पिकोमीटर रेडियस हो जाएगा फोर्थ ऑर्बिट का। तो रदरफोर्ड यहाँ पर बोहर मॉडल ने
एटम की स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बहुत सारे यूजफुल पॉइंट्स दिए। दैट्स व्हाई दिस मॉडल वाज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल, बट स्टिल कुछ पॉइंट्स थे जहां पर बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं हो सका या बोहर मॉडल उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट था, एक तो देखो उसके बाद जैसे हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम टाइम के साथ देखो टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बेटर हुई, तो फिर जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम को और ज़्यादा डिटेल ऑब्जर्वेशन के साथ लिया गया, उसको और डिटेल स्टडी की गई, केयरफुली उसको ऑब्जर्व किया गया, तो उसमें दिखाई दिया कि कुछ एक क्लोजली स्पेस लाइन थी, जो लाइंस आपको देखी थी पहले उससे भी ज़्यादा कहीं और लाइन दिखाई दी जो बहुत ही क्लोजली थी एक दूसरे के साथ में। तो बोहर वहां उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्योंकि बोहर तो ये कह रहा था इसके रिगार्डिंग, मान लो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये लाइन आ गई, इसके रिगार्डिंग फिर चलो मान लो लाइन कैसे ले लेते हैं, ये आ गई इस और अपना प्लेट पर, सेकंड है तो यहाँ आ गई, इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो ये लाइन आ जाएगी, यहाँ होगा तो ये लाइन आ जाएगी। बट इसके अलग से बहुत थिन क्लोजली स्पेस लाइंस थी, बाद में दिखाई दी ये थिन बहुत क्लोजली स्पेस लाइन, बट बोहर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका कि अब ये कैसी है। सेकंड थिंग, फिर देखो साइंटिस्ट ने और भी अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम को ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में भी स्टडी किया, कि मींस लाइट को प्रिज्म में से पास करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कर दिया या मैग्नेटिक फील्ड से पास किया। अब दोनों ही कंडीशन में क्या हुआ कि जो आपकी स्पेक्ट्रम की जो लाइंस थी जो बन रही थी वो फर्दर और छोटे छोटे मतलब पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो मींस आफ्टर पासिंग द दिस स्पेक्ट्रम थ्रू द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर जो लाइंस थी वो फर्दर स्प्लिट हो गई, एंड बोहर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि ये लाइंस स्प्लिट क्यों हुई, ठीक। एंड बोहर मॉडल की एक जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि बोहर मॉडल ये भी मींस एक्सप्लेन नहीं कर सका था कि जो आपके पास ये जो मॉडल है, जो मॉडल इसने बताया था कि इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ठीक है कि कहां पर है, बट ये थिन लाइन से तो एक्सप्लेन नहीं कर सका था। उसके अलावा यहाँ पर इसके पास इस चीज का भी कोई जवाब नहीं था कि क्या कोई और भी स्पेस है एटम के अंदर जहां पर कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता हो। और एक लिमिटेशन जो बची हुई है वो ये कि बोहर वाज एबल टू एक्सप्लेन ओनली एंड ओनली दोज स्पीशीज स्पेक्ट्रम which have only one electron। ये एक सबसे मेन पॉइंट है, that Bohr was able to explain only those species in which there was only one electron। for example, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था, Bohr was able to explain, but he was not able to explain the spectrum of helium, but he was able to explain the spectrum of helium positive, because helium positive में क्या हुआ, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, हीलियम पॉजिटिव में कितने आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही लिथियम का स्पेक्ट्रम बोहर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, बट लिथियम 2 पॉजिटिव, अब लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 पॉजिटिव मींस 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। तो ही वाज एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, helium positive, lithium positive, but he was not able to explain the atomic spectrum of multi-electron species। Means he was able to explain only those atomic spectrum where there was only 1 electron was present। Okay, so this is all about the Bohr model, and after this, because there are some limitations in this model, then we'll study about those concepts and those phenomena due to which the quantum mechanism model was developed। Today we are following the quantum mechanism, although quantum mechanism में भी बोहर मॉडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको भी इंक्लूड किया गया है। तो बोहर के साथ क्या और मॉडिफिकेशन हुई, we'll study about that in the next video। Thank you।